चलो भाई चार चार यार बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर को हम दिखा नहीं पाए, इसलिए आज शाम को तो हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो शाम को तो मेरी क्लास होने वाली नहीं है। हाँ, हेलो, आवाज़ जा रही है आप लोगों का? विनायक, अरे अच्छा नहीं है सर, अच्छा नहीं है, हालत ख़राब है मेरी। बस कहिए मर जाए, कोई भरोसा नहीं है। भाई आ जाओ फटाफट। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? विनायक, सुमन, दिव्या, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? अजय थोड़ा बुला लो। अजय पे अजय पे। अजय, हेलो। अरे यार आप वो उसकी मोबाइल आप OTP जा रहा था, OTP चाहिए था, OTP। हाँ तो वो मोबाइल वो है शायद, उसको बुलाने के लिए काम करो आप। दो मुझे बोलो, जाओ आप। कुछ नहीं, ये OTP चाहिए था यार। कूलरवा में पनिया भर के लगा दो। असली कूलरवा पनिया भर के लगा दो, पनिया भर के लगा दो। आ जाओ सभी लोग। हाँ हाँ, दिव्या सिंह, अपस्टेट पार्टी प्रेजेंट। कंपनी से आ गए हो? मैं अच्छे नहीं हूँ यार, मैं अच्छा नहीं हूँ। शाम को क्लास नहीं लेने वाला हूँ आप लोगों का, अभी पढ़ाऊंगा मन से और फिर जाऊंगा। यार ये सब डॉक्टर वाले ना, एम्स वाले इतने खतरनाक होते हैं, इतना दौड़ाते हैं, दौड़ा दौड़ा के साला जो है। अपवर्तन का सूत्र डेरिवेशन हो गया था, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि आपको मैं आज देने वाला हूँ होमवर्क के तौर पे। होमवर्क के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को मतलब उसके लिए भी देंगे, ठीक है। उसको देखते हैं हम लोग। ये देखिए, आप सभी लोग कर लीजिएगा। ये पार्ट 3 के नाम से जाएगा, पार्ट 4 के नाम से, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को वो वाला ना गोली दर्पण के पृष्ठ से अपवर्तन वाली चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों को देना है, ठीक है। तो उसको मैं अभी नहीं हुआ है कंप्लीट, उसको हम थोड़ा सा लेट देंगे आप लोगों को ना। ये वाला प्रिज्म वाला अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 20-22 ऑब्जेक्टिव है अभी, ठीक है। इसको आप लगा लीजिएगा, सोल्यूशन के साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे देखिए ये सोनू केसरी जी के कहने के बाद हमने ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन है, क्वेश्चन 3 सोल्यूशन है, 4 सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन के साथ में पूरा क्वेश्चन है। करीब 20-22 क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं PDF अपलोड करवा दूंगा ना, ठीक है। 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन है, ठीक है। ये है, तो चलिए कुछ इसमें से क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोग कल फार्मूला पढ़े थे उसी पर आधारित है, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं आज केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी। प्रियंका, उन्होंने कहा सर सोल्यूशन के साथ दिया करिए, तो मैंने आंसर देने की बात कही थी, मैंने पूरा सॉल्व करके देवाने लगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ बस आप लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग लगाओ, कल आपने पढ़ा था मतलब अपवर्तन का फार्मूला उसी आधार पे लगेगा, लगाओ आप। हाँ हाँ, जैसा आप लोग पहले बताए होते तो पहले कर दिया होता। चलो मैं चैप्टर 1-2 का भी थोड़ा समय मिलेगा तो मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है ना। पूरा सोल्यूशन के साथ में सागर पहले बताया होते तो मैं सोल्यूशन के, मैंने सोचा कि यार क्या सोल्यूशन देना जब क्लास में करा देता हूं तो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को लगाओ। पहले कहे होते, जैसा कहोगे आप लोग तैसा कर दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसके पहले का मुझे अभी PDF देना है, इसके पहले का PDF देना है मुझे अभी। क्या इसके पहले जो गोली दर्पण से अपवर्तन का फार्मूला उसका पूरा PDF देना है, उसका बस सब्जेक्टिव दिया हूँ। अब ऑब्जेक्टिव दिया, ऑब्जेक्टिव भी देना है, सब्जेक्टिव भी देना है, उसको मैं टाइप करवा रहा हूँ, 1-2 दिन में हो जाएगा। नहीं लेट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्वेश्चन 45 अंश होगा। नहीं राहुल का आंसर आया। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को सभी लोग। क्वेश्चन है कि
ए कोण वाले किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण कितना है 90 माइनस ए है, तो ए का मान कितना होगा, है ना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि ये न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा का मान, डेल्टा एम का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 माइनस ए दिया हुआ है, 90 अंश माइनस ए अंश दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका डेल्टा एम का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और अपवर्तनांक n का वैल्यू दिया है √2, अपवर्तनांक n का वैल्यू कितना दिया है √2 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, ए का मान पूछा है, यानी ए का मान पूछा है ना। तो चलो आप लोग पता है n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन डेल्टा एम माइनस ए अपान साइन ए बाई 2, यही होता है, ये होता है ना, डेल्टा एम माइनस ए बाई 2 प्लस क्या होता है, ये होता है प्लस 2 बाई ए, क्या होता है, ये होता है, हाँ यही होता है फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए, आप डेल्टा एम का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, एन का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन वैल्यू रखो 90 माइनस ए प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ठीक है, ये हो गया है ना। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, साइन 45 अपान साइन ए बाई 2। देखो ये साइन 45 है ना, ये साइन 45 है, और साइन √2 किसका वैल्यू होता है बताओ, ये तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है √2 इज इक्वल टू 1/√2 अपान साइन ए, ये हो जाएगा ए बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू 1/√2 अपान √2, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन कितना अंश का वैल्यू होता है 30 अंश का वैल्यू होता है, यानी ए बाई 2 इज इक्वल टू 30 अंश, ए इज इक्वल टू कितना 60 अंश होगा। कौन सा आंसर होगा बताओ, ए का वैल्यू कितना होगा 60 अंश होगा, सी होगा। किसका 45 आ रहा था, अरे किसका 45 आ रहा था भाई, इतना इजी क्वेश्चंस नहीं कर पाए, ऐसे वैल्यू रख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। 60 अंश होगा, सी वाला सही होगा। राहुल तुम्हारा 45 आ रहा था, बहुत बढ़िया राहुल, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा तरक्की करोगे तुम लाइफ में। देखो इसका सोल्यूशन भी मैं दे दिया हूं, तो आप फ्री हो गए हो एकदम, मैं अपने तरफ से पूरा काम कर रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं उसका सोल्यूशन मैं, हाँ ये गोली दर्पण वाला उसको भी शाम तक या कल तक मैं करवा दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा था इसलिए नहीं हो पाया, है ना। ये जो मैं है आपके सामने, इसका भी पूरा 20-22 क्वेश्चन जितने पूरा सोल्यूशन आप किसी भी बुक में जाके देखोगे, अपने वहां पे पूरा खिचड़ी बना के दिया हुआ, लेकिन मैं अलग अलग दिया हूं, बाद में खिचड़ी भी दे दूंगा, मिक्स क्वेश्चन भी दे दूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो क्या है आपका, एक समबाहु त्रिभुज में स्थित है, एक समबाहु त्रिभुज में प्रिज्म स्थित है, आपतन कोण यानी ए का मान प्रिज्म के कोण का 4/3 है, तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं बताओ, ये सब क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि अपने से कर लोगे, हाँ ये सब क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि कर लोगे अपने से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पढ़े हो ना आप लोग विचलन कोड, ये सब फार्मूला मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को उस दिन का। आज इसे प्रिज्म वाला खत्म करके आंख वाला पे जाएंगे हम लोग। अरे देता हूं आंसर नहीं, अब सोल्यूशन भी दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्यों परेशान हो आप। आंसर ही नहीं सोल्यूशन भी दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लेना, आंसर छोड़ो सोल्यूशन दूंगा। ये सोनू केसरी जी कहने के मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। समबाहु प्रिज्म, अब पहले का जो मैं दे दिया उसका भी मैं करवाऊंगा, लेकिन जो पहले चल रहा है इसको पहले दे दूंगा, उसको मैं किसी दिन खाली टाइम में करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। ओके, क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज में एक कोई आंसर तो बता दो इसका क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज में न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/3 है। ये फोन कौन कर रहा है यार, एक मिनट कोई फोन आ रहा है।
अरे सॉरी, आवाज नहीं आ रहा था, देख लो यहाँ पे मैंने कैसे लगाया था, आपतन कोण इक्वल टू 4/5 प्रिज्म कोण के बराबर है ना। ये तो यहाँ पे प्रिज्म कोण चूंकि संभावित त्रिभुज है इसलिए 60 अंश होगा, तो हमने यहाँ प्रिज्म कोण का वैल्यू 60 अंश रख दिया। आप लोग फार्मूला जानते हो, आप ये क्वेश्चन में दिया आपतन कोण जो है 4/5 है, प्रिज्म कोण जिसका मान 60 अंश है, तो आपतन कोण यहाँ पे कितना 48 अंश हो जाएगा। डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए है, तो 2i का वैल्यू 48 अंश माइनस ए मतलब 60 अंश, यहाँ से घटा देंगे 36 अंश आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेना। ठीक है, ये तो मौज गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा कर लिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। तो इसका सोल्यूशन भी दिया गया है इस तरह से, तो सभी क्वेश्चंस का इसी तरह से सोल्यूशन दिया गया है। प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है प्रिज्म में किसका अधिक, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक है, 11 कैसे आ गया, 11 कैसे आ गया, कहाँ पे 11 आया है, 12, 25, 60 होता है, 11 कहाँ पे आया भाई सर जी, 11 कहाँ से, 11 कहाँ पे आया है, क्या आवाज सही जा रही, सही, सबको सही जा रही, वायलेट, हाँ वायलेट कलर, ठीक है, इस तरह से। ये देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, निम्नलिखित में से अविलंबवत आपतित किरण है तो कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा, क्रांतिक कोण आपसे पूछा है कांच और वायु पृष्ठ के लिए। 11/60 कहां से आएगा यार, ये 11 नहीं लिखा हूं, इसका मैंने कहा हूं कि ये इसका प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है, क्योंकि देखो ये 60 अंश ये मैंने बताया है। बहुत दिमाग उड़ा रहता है आप लोगों का, तो कहां समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सनी चौधरी लेट जुड़े हो इसलिए नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा सा पहले का वीडियो रिकॉर्डेड देख लो, फिर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए बताता हूँ इंस्टा में। ठीक है, बताओ कितना, 45 अंश ही होगा, 45 अंश से कम होगा, हाँ बहुत बढ़िया, 45 अंश से कम होगा, बहुत बढ़िया, 45 अंश से कम, अधिक नहीं कम होगा, 45 अंश से कम होगा। चलिए ठीक है, प्रणव फिर से वीडियो देख लेना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, हो गया आप लोगों का कुछ क्वेश्चन, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे ना, तो ये औसत प्रिज्म और ये सब क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये लगा लीजिएगा, मैं आज अपलोड करवा दूंगा पूरा पीडीएफ। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 के नाम से जाएगा, प्रिज्म वाला लगा लीजिए, फिर गोली दर्पण वाला मैं दे दूंगा। इसके अलावा एक और पीडीएफ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, चलिए ये पीडीएफ देखिए आप लोग, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ में पीडीएफ है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन हैं, ये मैं एक चीज जान रहे हो आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ, ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया है, क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू किया है। 34 से पहले का क्वेश्चन जो है ये गोली दर्पण के अपवर्तन से है, उससे पहले का 18 तक के क्वेश्चन जो है अपवर्तन परावर्तन से है, ये आप बात समझ लेना। ठीक है, 34 से ये क्वेश्चन से, ये भी मैं दूंगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 1-2 लेक्चर में अजय खत्म हो जाएगा, जल्दी नहीं, आज दे दूंगा मैं, आज ये दे दूंगा, इसके पहले का जो गोली दर्पण से अपवर्तन वाला वो कल दूंगा मैं, उसका आज मैं टाइपिंग वगैरह काम करवा रहा हूँ, कल मैं करूंगा। ठीक है, कल मैं इसको दूंगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें और 34 के ज्यादा भी 2-4 क्वेश्चन और ऐड होंगे, ये हम करवाएंगे, अभी नहीं, वो टाइपिंग के लिए मैं स्पेशल क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और एक पीडीएफ है न्यूमेरिकल का, एक मिनट देख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल, ये वाला, हाँ ये न्यूमेरिकल देखिए, आप लोग कहां तक लगाए थे न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन में मिलेगा। ये देखो न्यूमेरिकल आप लोग 18 तक लगाए थे ना, 18 के बाद मैंने इसमें ज्वाइन करवाया है, ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़िए से, हाँ 18, 23 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, फिर स्टार्ट करता हूं मैं। 23 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए सभी लोग, हाँ 21 थे जो भी था,
23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 23 नंबर। अब आपके 34 हो गए होंगे, 10-12 क्वेश्चन प्रिज्म से लगवाया हूं मैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं क्वेश्चन, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन की नहीं? इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, प्रिज्म के कोर्स से संबंधित है, ठीक है। आप लगा लीजिएगा क्वेश्चन, जो नहीं आएगा मुझे हमसे पूछ लीजिएगा सभी लोग। आज पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा, करीब इसमें है 27, 28, 29, 30, 31, 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन है। पीडीएफ आज शाम को मिल जाएगा, ठीक है, लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ अब हम लोग, ठीक है, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यानी प्रिज्म वाला सिस्टम पूरा कंप्लीट करते हैं, शाम को मिल जाएगा। आंसर 22 है, बहुत बढ़िया, आंसर 22 है, बहुत बढ़िया। किसका आंसर 22 बताया? कौन? केशव, बेस्ट, बहुत बढ़िया केशव, आपका आंसर 22 आया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया केशव। चलिए अब हेडिंग आ रही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। पीडीएफ आज मिल जाएगा सुमन यादव, ठीक है। अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और परिक्षेपण। इसके पहले हमने प्रिज्म से अपवर्तन का जो फार्मूला है उसको हमने डेरिवेट कराया था, जो कि फार्मूला क्या आया था? n इज इक्वल टू क्या आया था? n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ये फार्मूला आया था, ठीक है। और इस फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। 1 मिनट में करा भी देता हूँ आप लोगों के न्यूमेरिकल। करा देते हैं एक न्यूमेरिकल, एकदम इजी वीडियो। जैसे देखिए आप सभी लोगों के सामने एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसी फार्मूले पर आधारित है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जामिनर हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा टिस्ट मिस्ट कर दे, वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी लोग। क्या क्वेश्चन? एक क्वेश्चन क्या है, पढ़िए सभी लोग। एक प्रिज्म है जिसका अल्पत विचलन कोण 30 अंश है। डेल्टा एम का वैल्यू कितना दिया है? 30 अंश दिया हुआ है, 30 डिग्री है, ठीक है। अल्पत विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म कोण 30 अंश है। प्रिज्म कोण मतलब ए का वैल्यू भी 30 अंश है, ठीक है। प्रिज्म कोण मतलब ए का वैल्यू भी कितना है आपके यहाँ पे? 30 अंश है ना? नहीं, प्रिज्म कोण कितना है? तो आपसे यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। प्रिज्म कोण 60 अंश है यहाँ पे, ठीक है, 60 अंश है ना। प्रिज्म कोण कितना है? 60 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक मतलब n का वैल्यू ज्ञात करना है। n का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या फार्मूला निकल कर आएगा आपको, सेम फार्मूला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू आपने जाना है साइन डेल्टा एम प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ये फार्मूला है। n इज इक्वल टू क्या? साइन डेल्टा एम का वैल्यू कितना है? 30 अंश, साइन 30 अंश प्लस ए का मतलब कितना? 60 अंश बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 मतलब 60 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से n का वैल्यू ज्ञात करेंगे, 60 30 90 साइन 90 अपान 90 बाई 2, 60 30 90 90 बाई 2 अपान
साइन 60/2 ये हो जाएगा। n का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ पे क्या निकल कर आएगा आपका साइन 45/sin 30, ठीक है। यहाँ से आप इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 45 का मान 1/√2/1/2 ये आ जाएगा। यहाँ से 2/√2 ये आंसर आएगा, √2 से √2 कट जाएगा √2। ये n का वैल्यू कितना आएगा, √2 आएगा, ठीक है। n का वैल्यू कितना आएगा, √2 आएगा। n का वैल्यू कितना आएगा भाई, √2 आएगा। n का वैल्यू कितना आएगा, √2 आएगा, जो कि अपूर्णांक है ना, जो कि अपूर्णांक, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं, जो कि मैंने पीडीएफ जो कि शिखर बैच में दिया हूं वहां पे मैंने डाला है, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन इस टाइप से भी बनते हैं, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि मैंने डाला है वहां पे, आप देख सकते हैं शिखर बैच में, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप नहीं आए तो पूछ भी सकते हैं वहां पे, ठीक है। यहाँ के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। आप ये क्वेश्चन अपने से लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जो भी है, ठीक है। क्या लिखना है लिख लीजिए, और हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब आगे हेडिंग डालेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा परिक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या तथा परिक्षेपण, ये आप लोग हेडिंग डालिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर कोई प्रिज्म में रखा गया है, प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर जाता है तो अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे आप लोग इंद्रधनुष भी कहते हैं, एक पर्दे पे लिया जा सकता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या यही प्रक्रिया जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण या फिर परिक्षेपण कहलाता है। बात समझ में आई? अरे यार गलती से निकल गया स्क्रीनशॉट, तो आप मजे ले रहे हो स्क्रीनशॉट के नाम पे। हाँ गजब आदमी हो आप लोग यार। चलिए गलती से स्क्रीनशॉट निकल गया तो स्क्रीनशॉट का मजे ले रहे हो आप। हाँ चलो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, देख लेना लिख लेना। अब मैं क्या करूंगा, बैच में मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा पीडीएफ, तो समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, वह शिखर बैच में मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। क्या यार अदिति तुम भी गजब हो। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से निकलता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर परिक्षेपण कहलाता है। परिभाषा लिखना, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच की प्रिज्म से क्या होकर गुजरता है, कांच की प्रिज्म से होकर क्या गुजरता है, तो 7 अवयवी रंगों में, क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। यह घटना क्या कहलाता है, यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर परिक्षेपण कहलाता है ना, यह घटना प्रकाश का विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है, ठीक है। हो गया, यह घटना क्या प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण कहलाता है। अब क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परिक्षेपण या विक्षेपण से आप क्या समझते हैं।
आप क्या समझते हैं? क्या आप लोग कर लोगे क्वेश्चन? अरे हाँ या ना? चलिए आगे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। इसे नोट करने के बाद कोणीय विक्षेपण, आगे क्या हेडिंग डालना है आप लोगों को? कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। क्या हेडिंग डालना है? कोणीय विक्षेपण। अरे हाँ या ना? आगे चलो, चलो क्या हेडिंग डालना है? कोणीय विक्षेपण। ये भी परिभाषा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और इससे छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बनता है। कोणीय विक्षेपण, विक्षेपण बहुत ही आसान चीज है। कोणीय विक्षेपण ध्यान देना। यहाँ पे दो प्रकाश किरण मैं लेता हूं, जैसे प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से यहाँ पे ये श्वेत प्रकाश जाती, कैसा? श्वेत प्रकाश जाती, श्वेत प्रकाश जाती। ये दो रंगों में विभक्त होता है। किसमें? दो रंगों में विभक्त होता है। एक तो ये आपका देता है, कौन सा कलर देता है? इधर निकलता है तो एक वायलेट रंग देता है, एक रेड देता है। ठीक है, मान लीजिए दो रंगों में विभक्त होता है। ठीक है ना? अभी दो रंगों में, इन दोनों रंगों को अगर पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पे जो कोण ये बनता है ना, ये कोण, इसी थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? थीटा। जो कोण है, ये जो निर्गत किरण है, इसे क्या कहेंगे? निर्गत किरण। इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो ये एंगल बन रहा है, जो ये थीटा एंगल बन रहा है, उसी को क्या कहेंगे? कोणीय विक्षेपण कहेंगे। बात समझ में आई? दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच का न्यूनतम कोण या न्यून कोण क्या कहलाता है? दोनों रंगों के बीच का कोणीय विक्षेपण कहलाता है। फिर से मैं बताया, यहाँ से श्वेत प्रकाश सफेद कलर का, अरे सफेद रंग का किरण है यार, सफेद रंग जाई तो यहाँ पे कई 7 रंगों में विभक्त हुई। हम वहां से दूसरे रंग लिए, जो है रेड और वायलेट रंग लिए। वायलेट का मतलब हिंदी में बैगनी, कंफ्यूज मत हो यार। ठीक है, बैगनी रंग। देखो वायलेट को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, जो निर्गत, ये पास में बाहर जो निकला लोग निर्गत किरण कहा जाला। तो निर्गत किरण को पीछे हम बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे ले जाने पे जो ये एंगल बनता है, पीछे बढ़ाने पर, इसी के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। यानी परिभाषा क्या लिखोगे यहाँ पे? किन्हीं दो रंगों के, किन्हीं दो रंगों के, किन्हीं दो रंगों के, दो रंगों के निर्गत किरण, निर्गत किरण, किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरण के बीच बने न्यून कोण को, निर्गत किरण के बीच बने न्यून कोण को, निर्गत किरण के बीच बने न्यून कोण को, न्यून कोण को उन दो रंगों के किरणों के बीच का कोणीय विक्षेपण कहते हैं। उन दो रंगों के बीच का, उन दो रंगों के बीच का, उन दो रंगों के किरणों के लिए कोणीय, या उन दो रंगों की किरणों के लिए कोणीय विक्षेपण कहते हैं। उन दो रंगों के किरणों के कोणीय विक्षेपण कहते हैं। हिंदी नहीं आती भाई, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ये परिभाषा पूछा जाता है, कहते हैं। देखो भाई हिंदी नहीं आती है, एडजस्ट करना, मतलब मैं समझा दे रहा हूं। जो दो निर्गत किरण है, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसी को क्या कहेंगे? कोणीय विक्षेपण कहेंगे। यानी दो रंगों के निर्गत किरण के बीच बने न्यून कोण को दोनों रंगों के किरणों के बीच का, दोनों रंगों के किरणों के लिए कोणीय विक्षेपण कहलाता है। लिए यहाँ पे लिए क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई? एक बार परिभाषा याद रखना, किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच बने न्यून कोण को दो रंगों के किरणों के लिए कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक है,
है ना। ये जो कोण है इसी को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसे जो हम लोग इसे थीटा से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बी माइनस डेल्टा ई आर। ठीक है, ये होता है, ये फार्मूला होता है, इसी पे लगता है। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, जहां पे बताओ समझ में आया आप लोगों को, आया समझ में। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, ये कोणीय विक्षेपण ये इसका माइनस इसका हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को। कोई एक क्वेश्चन होगा, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, लगाते हैं। लास्ट में होगा। नहीं, यहां से क्वेश्चन नहीं, इसके बाद हम लोग कोई भी मतलब वायलेट रंग का, भी मतलब बैगनी रंग का, और आर मतलब क्या, लाल रंग का। ये दोनों घटा देंगे तब बन जाएगा, समझे। डेल्टा यार अभी आप न्यूनतम विचलन कोण आप पढ़े हो, अभी आप न्यूनतम विचलन कोण पढ़े हो। हाँ, अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक के बाद एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है वर्ड विक्षेपण क्षमता, इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या, विक्षेपण 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 क्षमता। विक्षेपण क्षमता क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्या है, कोणीय वर्ड विक्षेपण क्षमता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। होता क्या है, देखिए, कोणीय विक्षेपण, कोणीय वर्ड विक्षेपण, कोणीय वर्ड विक्षेपण अपान माध्य रंग का, माध्य रंग के लिए विचलन कोण, अपान माध्य रंग के लिए क्या, विचलन कोण। समझिएगा सभी लोग, कोणीय वर्ड विक्षेपण अपान माध्य रंग के लिए विचलन कोण, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है विक्षेपण क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्षेपण क्षमता कहलाता है। अब बताइए माध्य रंग कौन सा होगा, माध्य रंग कौन सा होता है, बताइए माध्य रंग कौन सा होता है, बताएंगे सभी लोग। आप लोग जानते हो विगबोर, विगबोर विगबोर कौन कौन जानता है, बताओ। विगबोर कौन कौन जानता है, विगबोर, ये आप लोग जानते हो। इसमें से बताओ जरा माध्य रंग कौन सा है, 7 रंग है यहाँ पे, माध्य रंग के लिए कौन सा लेंगे हम लोग, बताइए। मध्य में कौन सा रंग है जिसको हम लोग लेंगे, बताइएगा सभी। माध्य रंग किसको लेंगे हम लोग, बताओ। येलो को लेते हैं, बहुत बढ़िया। माध्य रंग हम किसको लेते हैं, येलो को लेते हैं, माध्य रंग के रूप में येलो को लेते हैं। तो कोणीय वर्ड विक्षेपण, कोणीय वर्ड विक्षेपण मतलब थीटा हो जाएगा, थीटा अपान डेल्टा वाई, यह इसका फार्मूला होता है। थीटा कोणीय वर्ड विक्षेपण मतलब ये थीटा अपान माध्य रंग का विक्षेपण मतलब गामा डेल्टा वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब कोणीय वर्ड विक्षेपण का वैल्यू रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा v माइनस डेल्टा आर अपान इसका डेल्टा वाई। ये फार्मूला बनता है आपका, किसका बनता है, किसका बनता है, वर्ड विक्षेपण क्षमता का, जिसको हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा का ये फार्मूला बनता है। आप लिख सकते हैं वर्ड विक्षेपण क्षमता को, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, वर्ड विक्षेपण क्षमता इज इक्वल टू होता है कोणीय वर्ड विक्षेपण अपान माध्य रंग का विचलन कोण। कोणीय वर्ड विक्षेपण अभी हमने पढ़ा क्या होता है, डेल्टा थीटा, थीटा का मतलब डेल्टा v माइनस डेल्टा आर, ये हो गया, अपान विचलन कोण डेल्टा वाई। यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है सर जी होगा ग्रीन, लेकिन ग्रीन नहीं लिया जाता है, येलो लिया जाता है।
माध्य रंग का जो विक्षेपण येलो लिया जाता है, इसीलिए मैंने लिखा कि कभी दिमाग में जी लेके मत ले लेना, जी थीटा अपान वाई, ठीक है, यहाँ से v माइनस आर अपान डेल्टा वाई हो जाए इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि इसे हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। नोट करिएगा, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। नहीं देखो, इसको जी नहीं, ग्रीन नहीं लिया जाता, क्योंकि ग्रीन का इसका एक एक्सपेरिमेंटल रिव्यू लिया जाता है, इसके वजह से नहीं लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, समझे? हाउ, कैसे, क्यों, ये सब जवाब मत करो, चुपचाप जान लो येलो का रंग लिया जाता है वहां पे। इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं हो गए हो तुम लोग कि अभी समझ जाओगे। गजब बदमाश आदमी है यार। जब आप ना देखोगे ना उसमें इंद्रधनुष में, तो वहां पे आपको ये ऊपर वैलेट दिखाई देगा, नीचे ग्रीन दिखाई, रेड दिखाई देगा, बीच में येलो ही दिखाई देगा। ग्रीन बहुत हल्का दिखाई देता है, समझे? नोट करो सभी लोग, फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, धमकी उठवा लेंगे घर से। हो गया? चलिए थोड़ा सा एक और फार्मूला जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश। कभी कभी विक्षेपण क्षमता का परिभाषा भी पूछ लेता है, तो परिभाषा आप ये बता सकते हैं ना, कोणीय वर्ग विक्षेपण का माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? विचलन क्षमता कहते हैं ना, विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये परिभाषा तो बता ही सकते हैं आप लोग, ये परिभाषा आप लोग बता ही सकते हैं ना, ये परिभाषा बता सकते हैं ना, कोणीय वर्ग विक्षेपण अपान तथा माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कि लिखवा दें परिभाषा आप लोगों को, लिख लेना सभी लोग, कोणीय वर्ग विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ग विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है ना? चलो यहाँ पे आप लोग जानते हो डेल्टा V का वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था पहले ही, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको। डेल्टा V को हम लोग क्या लिखते हैं? NV माइनस 1A ऐसा लिखते थे। डेल्टा R को क्या लिखते थे? लिख सकते हैं NR, ऐसा मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो याद होगा। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा Y का वैल्यू क्या रखेंगे? NY माइनस 1A, ठीक है, ये रखेंगे सबका वैल्यू, है ना? ऐसा तो यहां से अगर हम लोग इसमें इसे समीकरण नंबर 1 मानो, यहां से लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखो यहाँ पे सभी लोग, क्या हो जाएगा? ध्यान देना, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? NB माइनस 1R, ठीक है, माइनस ए, सॉरी, ठीक है, माइनस NR माइनस 1A अपान NV NY येलो रंग माइनस 1A, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ से आप लोग ये A से A कट जाएगा, यह A से A कट, ये तीनों A कट जाएंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NV माइनस 1 माइनस NR प्लस 1 अपान NY माइनस 1, ये माइनस से प्लस कर जाएगा और यहाँ पे बचेगा NV माइनस NR अपान NY माइनस 1, ये बचेगा। और ये किसके बराबर होगा? कोणीय वर्ग विक्षेपण ओमेगा के बराबर होगा। इस फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, याद रख लेना, है ना? अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, आपके पीडीएफ में मिल जाएगा, शिखर बैच में जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, और एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सेम क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है वहां अपूर्णांक कुछ दूसरा कर दिया, सेम ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, दूसरा अपूर्णांक कहां से करेगा। आइए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, और आप इसे नोट कर लिए होंगे ना, नहीं किए तो कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए आप।
नोट करिए, तब तक मैं आता हूँ थोड़ा सा।
हो गया आप लोगों का? चलिए आगे चलते हैं। चलिए चलिए भाई, एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को सभी लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। एक बार ट्राई कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को सभी लोग। लगाते हैं, आप लोग ट्राई तो कर ही लिए होंगे। चलो पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन बहुत आसान है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कर लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन की काफी सारी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे दूंगा बैच में, ठीक है। लगा लीजिएगा सभी लोग ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि लाल, बैगनी, पीले रंग की, लाल, बैगनी और पीले रंग की, जिसका अपवर्तनांक दिया है कितना, यन रेड का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यन रेड का अपवर्तनांक 1.52, ठीक है। और बैगनी रंग का यानी यन वी, वायलेट, बैगनी रंग का कितना दिया है, 1.62, ठीक है। और पीले रंग का यानी यन वाई, पीले रंग का कितना दिया हुआ है, 1.60। ये तीनों रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक दिया हुआ है। विक्षेपण क्षमता आपसे पूछा है, ध्यान देना। विक्षेपण क्षमता के लिए देखो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख रखा है आप लोगों के लिए, यही फार्मूला लगाओगे। अब क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू विक्षेपण क्षमता, यन, बताओ, यन वी माइनस यन आर, यन वी माइनस यन आर अपान यन वाई माइनस 1। एन बी का वैल्यू क्या होता है, 1.62 माइनस यन आर का वैल्यू क्या होता है, 1.52 अपान यन वाई मतलब 1.60 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.1 ऊपर आ जाएगा शायद। कितना आएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एक बार सभी लोग। 0.1 ऊपर आएगा, 0.10 आएगा ऊपर और 0.60 नीचे आएगा, यानी 1/6 आएगा आंसर, 1/6। यानी इसको सॉल्व करोगे तो 0.166 ये आंसर आएगा ना। ये सिस्टम होता है क्वेश्चन के, ठीक है ना। ये विक्षेपण क्षमता हो गया। अब हेडिंग डालेगा इंद्रधनुष, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, है ना। इंद्रधनुष न्यू सिलेबस जो है आप लोगों का यूपी में, ठीक है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे यूपी से हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बिहार और जहाँ पे सिलेबस नहीं कटा हुआ है उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ। जो न्यू सिलेबस है यूपी वालों के लिए, वहां पे इंद्रधनुष शायद नहीं है आप लोगों के सिलेबस, ठीक है। इंद्रधनुष का बेसिक है, ठीक है। तो मैं इंद्रधनुष की परिभाषा लिखा रहा हूँ, उतना याद करिएगा। अब इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष। ये तो पूछे जाते हैं आपके बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, चाहे आप राजस्थान का जहाँ पे सिलेबस नहीं कटा हुआ, अभी आगे कट जाएगा बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ वहां जहाँ पे नहीं कटा हुआ सिलेबस, वहां पे तो पूछा ही जाता है, पिछले बार पूछा गया था, आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंद्रधनुष हेडिंग डालिएगा सभी लोग। क्या हेडिंग डालना है, इंद्रधनुष, ठीक है। क्या हेडिंग डालना आप लोगों को, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो सभी लोग देखे होंगे, इंद्रधनुष,
इंद्रधनुष, किसका धनुष? इंद्र का धनुष ना। हाँ वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट सभी चीजें इसमें, ये वीवीआई है बहुत ज्यादा। इन धनुष क्या होता है? इन धनुष में क्या? इन धनुष आकाश में जल के गोलाकार सूक्ष्म बूंदों द्वारा अपवर्तन का वर्ण विक्षेपण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो होता है यह आकाश में जल के बूंदों द्वारा अपवर्तन वर्ण विक्षेपण व आंतरिक परावर्तन के संयुक्त जो प्रभाव होता है, संयुक्त प्रभाव से बनता है। संयुक्त प्रभाव से क्या होता है? संयुक्त प्रभाव से बनता है, ठीक है। और ये इंद्रधनुष जो होता है यह दो प्रकार का होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक प्रकार होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा प्रकार होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष। एक चीज ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इन धनुष में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ध्यान देना इसमें अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तीनों घटना होती है। तो इंद्रधनुष किन घटनाओं से बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, और पूर्व आंतरिक परावर्तन भी होता है। इन तीनों का संयुक्त प्रभाव होता है तो इंद्रधनुष बनता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, इंद्रधनुष किन प्रभावों की वजह से बनता है। तो यहाँ पे रखना अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन में क्या दे देगा? कहीं परावर्तन डाल देगा, कहीं पे ध्रुवण डाल देगा। तो आप याद रखना अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव से बनता है। इसके अलावा कोई और प्रभाव नहीं होता है ना, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं होता। ये याद रखना, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आप लोगों में से काफी लोग आगे चल के एनडीए, एयरफोर्स, नेवी का एग्जाम देने वाले हैं। उसमें जो फिजिक्स पूछी जाती है उसका लेवल यही होता है, यही से पूछेगा क्वेश्चन। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव से होता है। ऑप्शन में अगर आपको बहकाना होगा, गुमराह करना होगा, तो वहां पे परावर्तन डाल देगा। तो परावर्तन से नहीं होता, केवल अपवर्तन से होता है। वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक, ये तीन घटना एक साथ होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है? इंद्रधनुष। यानी कोई जल के बूंद है, ये जल का बूंद है मान लीजिए, इसमें प्रकाश गया, प्रकाश में तीन घटना होगा, अपवर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीन घटना के बाद तब जाके यहाँ पे इंद्रधनुष बनेगा, अन्यथा फिर नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे मैं जोर दे रहा हूं। इसे नोट करके भी आई लिख देना, VI लिख देना, जितना भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इस साल पूछा भी जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। इन दोनों चीजों को मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। और इसमें ध्यान देना, यूपी वाले थोड़ा इसे कम ध्यान देना, ठीक है। और बिहार, एमपी, इन सभी वाले बच्चे बहुत अच्छा से ध्यान देना, ठीक है। और अन्य बोर्ड के जो है ये प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष पे कम ध्यान देना, ठीक है।
लिख लिया, अच्छी बात है, जानकारी होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं करेगा ना। प्राथमिक इंद्र धनुष क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, ध्यान देना। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद न्यून कोण विचलन होता है। इसमें क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार क्या होता है? अपवर्तन और 1 बार क्या होता है? 1 बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद न्यून कोण विचलन होता है। क्या होता है? न्यून कोण विचलन होता है। एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कितने बार अपवर्तन होता है, याद रखना, बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्व आंतरिक परावर्तन, उसके बाद न्यून कोण विचलन होता है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, प्राथमिक इंद्रधनुष में कितने बार अपवर्तन? 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्व आंतरिक परावर्तन, बाद में न्यून कोण विचलन होता है। कितने बार अपवर्तन? 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्व आंतरिक परावर्तन और बाद में न्यून कोण विचलन होता है ना। बाद में क्या होता है? न्यून कोण विचलन होता है। ठीक है, तब उसके बाद बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष में, प्राथमिक मैं प्राथमिक को प्रा लिख दिया, इंद्रधनुष में। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम लाल रंग से बैगनी रंग की ओर होता है, रंग की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? रंगों का क्रम क्या होता है? लाल रंग से बैगनी रंग की ओर होता है। लाल रंग से किस रंग की ओर होता है? बैगनी रंग की ओर होता है। लाल रंग से बैगनी रंग की ओर होता है। किसका? प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम। ठीक है, लाल रंग से बैगनी रंग की ओर होता है। ये याद रखना, सबसे पहले लाल रंग आता है। अभी मैं द्वितीयक इंद्रधनुष लिखाऊंगा तो वहां पे दिक्कत होगी आप लोगों को, इसलिए मैं कर रहा हूं। सबसे पहले लाल रंग, फिर बैगनी रंग आता है, यानी लाल रंग से बैगनी रंग की ओर इसका क्रम होता है। लाल रंग का जो होता है पृथ्वी से झुकाव 40 अंश होता है, 42 अंश होता है। लाल रंग का जो है का झुकाव पृथ्वी से, यहां से पृथ्वी से 42 अंश होता है, तथा बैगनी रंग का झुकाव कितना होता है? 40 अंश होता है। लाल रंग का जो झुकाव कितना? 42 अंश। बैगनी रंग का झुकाव 40 अंश होता है। इस प्रकार 2 अंश चौड़ाई का जो है आंखों पे इंद्रधनुष दिखाई देता है। कितने अंश चौड़ाई का? 2 अंश। इस प्रकार जो है, प्रकार 2 अंश जो है चौड़ाई का इंद्रधनुष आंखों पर क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है। इस प्रकार 2 अंश चौड़ाई का जो है इंद्रधनुष आंखों पे दिखाई देता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन होता है। न्यून कोण क्या होता है? विचलन कोण होता है। न्यून कोण विचलन होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? पहले लाल, फिर बैगनी रंग होता है, और झुकाव लाल रंग का 42 अंश, बैगनी रंग का 40 अंश, और 2 अंश चौड़ाई का इंद्रधनुष आंखों पे बनता है। आया समझ में? आगे चले। याद हुआ कि नहीं हुआ? क्लास में याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। चलो, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? द्वितीयक में तत्व द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक में जो प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर का एक और
देखिए कभी कभी क्या होता है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष ये होता है, ये क्या मान लीजिए यहाँ पे प्राथमिक इंद्रधनुष है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एक इंद्रधनुष और दिखाई देता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। बात समझ में आई? प्राथमिक इंद्रधनुष के जस्ट ऊपर एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं ना। प्राथमिक इंद्रधनुष के जस्ट ऊपर एक इंद्रधनुष होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। लिख लेना सभी लोग, प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर कभी कभी, देखो मैं तेज से लिख रहा हूं, राइटिंग नहीं बन रहा, आप अपने समझ लेना, कभी कभी एक इंद्रधनुष क्या होता है, दिखाई देता है, एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। जिसमें क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, मेन पॉइंट यहाँ पे समझना, इसमें क्या होता है, बैगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है। यह क्या होता है, यह बैगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है। यह कैसा होता है, बैगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या होता था, लाल रंग से बैगनी ओर की होता था, यहाँ पे उल्टा हो जाता, बैगनी से लाल रंग की ओर होता है। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, यहाँ पे लाल रंग से बैगनी रंग की ओर हो रहा था, यहाँ पे बैगनी से लाल रंग की ओर हो रहा है। अंतर है कि नहीं दोनों में, बताओ, अरे हाँ या ना बताओ। यहाँ पे क्या लाल रंग से बैगनी रंग की ओर हो रहा था, यहाँ पे क्या बैगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है। अरे हाँ या ना कुछ बताओगे, अंतर है ना। और ये ध्यान देना, यहाँ पे ये द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है, ये मैंने आपको बताया। आप ये भी कह सकते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष जो है प्राथमिक इंद्रधनुष का जस्ट उल्टा होता है ना, ठीक है। द्वितीयक इंद्रधनुष जो है, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष का क्या होता है, उल्टा होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष का क्या होता है, उल्टा होता है ना। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जो यहाँ पे आपका एंगल जो एंगल ध्यान देना सभी लोग, जो एंगल यहाँ पे आपका बन रहा था, कितना कितना बन रहा था, लाल रंग के लिए क्या एंगल बन रहा था, 42 डिग्री। यहाँ पे लाल रंग के लिए 50 बनता है और बैगनी रंग के लिए 53 बनता है। लाल के लिए कितना बनता है, यहाँ पे 50 बनता है, बैगनी के लिए 53 तक बनता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए आंखों पे चौड़ाई 3 अंश का प्राप्त होता है ना। फिर भी समझे, यहाँ लाल रंग के लिए कितना बनता है, 50 बनता है, यहाँ पे कितना बनता था, 42 बनता था। और बैगनी रंग के लिए यहाँ पे कितना बनता है, 53 बनता है। यहाँ पे कितना बनता था, बैगनी रंग के लिए 40 बनता था, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, लिख लेना सभी लोग आगे। अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला होता है, प्राथमिक या द्वितीयक, तो ध्यान देना प्राथमिक इंद्रधनुष जो है ज्यादा चमकीला होता है द्वितीयक इंद्रधनुष से। कौन ज्यादा चमकीला होता है, प्राथमिक वाला, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक धनुष ज्यादा चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है। ये पूरा इंद्रधनुष का कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर डिफरेंस लिखने के लिए कहे तो इसी में डिफरेंस लिख सकते हो आप लोग। अगर आपको दोनों का अलग अलग पूछे तब पर भी लिख सकते हो आप, है ना, लिख लेना, ठीक है, समझे। डिफरेंस लिखने के लिए लिख देना सभी लोग, एक प्राथमिक लिखना है तो द्वितीयक लिखना। प्राथमिक लिखना कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है लाल रंग जो है ऊपर होता है, बैगनी रंग नीचे होता है। इसमें क्या लिखना, बैगनी रंग ऊपर, लाल रंग नीचे होता है। प्राथमिक रंग कम चमकीला होता है, अधिक चमकीला होता है, द्वितीयक वाला ज्यादा चमकीला होता है। 3 4 डिफरेंस आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना लिखिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
बहुत बहुत, हाँ सीधे यार, बहुत बार पूछा गया, इसे याद कर लेना आप। जल्दी डिजिटल बोर्ड लग जा रहा है और ये सब लिखने वाला झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, हो सकता है जुलाई लास्ट अगस्त तक हो जाएगा। हेलो, यूपी में नहीं, यूपी का जो न्यू सिलेबस आया है 30% वाला, उसमें ये काट दिया है, बस इंद्रधनुष का बेसिक पूछा है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना, रब करें इसको। स्टाफ क्लास क्यों रोहित, क्यों स्टाफ करें क्लास को? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या लिखना है हेडिंग? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे इंग्लिश में कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए ये भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये केवल जैसे आप एक फुल सिलेबस जिसको पढ़ना वही पढ़ना, 30% वाले जिसका कटा वो प्रकीर्णन कट गया उसके यहाँ से, ठीक है। ना ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए माध्यम में कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके अन्य दिशाओं में पुनः विकिरित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश की प्रकीर्णन कहा जाता है। माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम में जितने भी कण, जैसे यहाँ पे प्रकाश हम भेज रहे हैं, माध्यम में जितने कण हैं उसको अवशोषित कर लिया गया। मैं इसका एग्जांपल आपको, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपके कॉलेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको अवशोषित कर रहे हो, सीख रहे हो, फिर जाकर आप अपने अपने गांव में सभी बच्चों को पढ़ाने लगो, तो एक तरह से ये प्रकीर्णन हो गया। इसी तरह से माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उन्हें विभिन्न माध्यमों में क्या, विभिन्न माध्यमों में प्रसारित करना, विभिन्न माध्यमों में क्या करना, विभिन्न माध्यमों में विकिरित करने की क्रिया को क्या कहता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, समझे। माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करके? अवशोषित करके, अवशोषित करके विभिन्न दिशाओं में वितरित करना, विभिन्न दिशाओं में क्या करना? विभिन्न दिशाओं में विकिरित करना, विभिन्न दिशाओं में विकिरित करना, विकिरित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। बात समझे? माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके विभिन्न दिशाओं में विकिरित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है ना? मैंने कहा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आपके दोस्त गाली देते हैं, आप उससे गाली सीख जाते हो, फिर अपने गांव में जाते हो,
हॉस्टल से, वहां पे अपने गांव के छोटे छोटे मुन्ने बच्चों को गाली सिखा देते हो और गंदे गंदे चीजें सिखा देते हो, तो एक तरह से ये भी प्रकीर्णन कहा जाएगा। इसी तरह से प्रकाश जा रही है माध्यम से, प्रकाश इस माध्यम में जितने कण हैं प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लिए, रख लिए, प्रकाश के जाने के बाद या प्रकाश की उपस्थिति में और उसे विकृत करने लगे और फैलाने लगे, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा, है ना। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा, है ना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके विभिन्न दिशाओं में विकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए। हाँ, है ना। चलो, प्रकीर्णन संबंधित रैले का नियम, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन संबंधित नियम, प्रकीर्णन ऐसे रहेगा ना, प्रकीर्णन ऐसे रहेगा, ठीक है। लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन संबंधित नियम, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन संबंधित नियम, हेडिंग डालिएगा। देखिए, लॉर्ड रैले एक साइंटिस्ट है, उनके अनुसार किसी कण का प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश की तीव्रता तथा उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है? किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश, मैं इनका लिख रहा हूं स्टेटमेंट, ध्यान देना सभी लोग, किसी कण, जो कोई भी कण है, द्वारा प्रकीर्णित कैसे लिखा जाएगा? प्रकीर्णित कैसे लिखा जाएगा? एक मिनट, इस तरह प्रकीर्णित, इस तरह से देखो भाई, हिंदी मुझे नहीं आता। प्रकीर्णित स्कैटरिंग मैं लिख सकता हूँ अच्छे से, लेकिन प्रकीर्णित नहीं लिख पाऊंगा। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, प्रकाश के तीव्रता, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चतुर्थ घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि देखिए, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के क्या चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी तीव्रता जो होता है आई, मान लिया प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई जो है, तो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह एक तरह से आपका लॉर्ड रैले का नियम है, लॉर्ड रैले का नियम। अगर देखा जाए तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना, जबकि बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। बात समझे? लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बात समझे? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि आपका जो ट्रैफिक सिग्नल का जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल का जो लाइट होता है उसे लाल दिखाई देता है, क्योंकि दूर से भी दिखाई देगा, क्योंकि लाल जो रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए ना, लैम्डा के पावर 4 के समानुपाती होता है। ये लॉर्ड रैले का नियम है। याद आया? सभी को समझ में आ गया? बताइए। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हो गया याद? बताओ।
अब 2-3 एग्जाम्पल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आकाश का रंग लाल नीला कैसे क्यों दिखाई देता है, इसके प्रकीर्णन के उदाहरण जो है, उदाहरण में लिखना सभी लोग, उदाहरण में लिखना। सबसे पहला उदाहरण क्या, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, क्यों दिखाई देता है आकाश का रंग नीला, बताओ। ये आपका एग्जाम्पल है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब ट्रैफिक सिग्नल का जो आप लोग लगाया जाता है संकेत, वो लाल दिखाई देना, लाल लगाना। ट्रैफिक सिग्नल एग्जाम्पल भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ट्रैफिक सिग्नल का रंग लाल होना, ट्रैफिक सिग्नल का रंग लाल होना, ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आप सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे, तीसरा एग्जाम्पल है आप सभी लोगों के सामने, बादलों का श्वेत या सफेद दिखाई देना, बादलों का श्वेत या फिर सफेद दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। ये सब प्रकीर्णन के एग्जाम्पल है। लाल रंग क्यों दिखाई देता है, जब सातों प्रकाश जो होता है क्या वायुमंडल में होता है, सातों प्रकाश अगर वायुमंडल में होता है तो, सातों प्रकाश अगर वायुमंडल में होता है तो ध्यान देना सभी लोग, उसमें से नीला रंग क्या होता है, वायुमंडल के कणों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, नीला रंग वायुमंडल के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और वो पूरे माध्यम में क्या ज्यादा अवशोषित होता है, विकृत कर लिया जाता है। जबकि लाल रंग का, ट्रैफिक का सिग्नल लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ट्रैफिक का सिग्नल लाल इसलिए दिखाई देता है कि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ताकि दूर से भी देखने पे ट्रैफिक सिग्नल लाल दिखाई देने लगे। ठीक है, इसका पूरा मैं जब पीडीएफ दूंगा तो वहां पे पूरा एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शिखर बैच में जब मैं पीडीएफ दूंगा एक्सक्लेमेशन पूरा लिखा हुआ है, कि आप लोगों को दिखा भी दूं, दिखा देता हूं। जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा यार, हम अपनी अच्छियां नहीं दिखा पाए डॉक्टर को, हो सकता है मैं शाम को, तो मैं नहीं जाऊंगा, शाम को देख रहा हूँ अगर दिखा लेते हैं तो कल, नहीं तो कल मैं जाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा। यार एम्स इतना गंदा है ना, दिल्ली का एम्स जो है इतना गंदा है, क्या बताऊं मैं यार, कि मतलब एक दिन में कोई काम होता ही नहीं है। कल दिखाया तो 4 जांच लिख दिए, आज मैं सोचा चलो 3 बजे तक समय है, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, क्या बताऊं यार, मैं परेशान हो जाता हूँ यार इन लोगों से, कसम से बताऊं बहुत परेशान हो जाता हूँ यार। इसी में डिजिटल बोर्ड लगवाना है, इसके चक्कर में परेशान हूँ। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आप तुम कर सकते हो, बहुत जल्दी आ जाएगा। एक मिनट, केमिस्ट्री क्लास नहीं होगा भाई, देखो अगर मैं आ जाऊंगा तो कर दूंगा, नहीं आऊंगा तो नहीं करूंगा, तो आप मुझे समय दो यार, क्या बताऊं मैं बता दूंगा यार, मैंने नोटिफिकेशन बिना भेजे कभी क्लास स्टार्ट नहीं करता हूँ। 1 बजे वाला टाइम तो उसी दिन डिसाइड हो गया था ना, 1 बजे, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। देखो ये देखिएगा, पीडीएफ में मैं पूरा एक्सक्लेमेशन के साथ लगाया हूँ, बैच में जो पीडीएफ दूंगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अच्छे से ना। बादलों का श्वेत दिखाई देना है, यहाँ पे सूर्योदय का लाल, पहले लाल और बाद में लाल रंग दिखाई देना है यहाँ पे पूरे तरीके से। ठीक है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, बस एग्जाम्पल पूछा जाता है। लाल प्रकाश का आकाश जो रंग है वो नीला दिखाई देना, ये पूरा आप सभी लोगों के सामने है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए।
ठीक है, आगे चलें। अब हम लोग रब करते हैं, आप लोग नोट कीजिए। नोट कीजिए आप सभी लोग, फिर हम रब करते हैं। और ये आपका जो है प्रिज्म वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब लास्ट टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र, जिसमें हम लोग आंख के बारे में पढ़ेंगे और साथ में प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और केवल वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बस वही पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आज पीडीएफ पूरा अपलोड करवा दूंगा, लगा लीजिएगा। शाम को क्लास मेरी नहीं होगी, लगा लीजिएगा पूरा पीडीएफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आंख वाला, ये जो आपका जो है प्रिज्म का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रकाशिक यंत्र, इसी में जो है, जो कि अगर प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक लोगे तो अलग से दिया हुआ है, उसको शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग आंख के बारे में पढ़ेंगे ना, उसके बाद प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे ना। ठीक है, क्या करें, बस करें, चलिए बस करते हैं। ठीक है, गाड़ी में बस करते हैं। ओके, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सबके सब पीडीएफ आज अपलोड हो जाएंगे, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ठीक है, मैथ की क्लास होगी, अपना सर आएंगे पढ़ाएंगे, उससे हमसे क्या मतलब। बायो का नहीं होगा, बायो का मैम नहीं आएंगे आज, थोड़ा उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, आज का जो पढ़ाया मैंने रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं हम लोग। जय मां सरस्वती सभी को।